हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। रेलवे जेई का जो एग्ज़ाम होगा सीबीटी 2, तो उसका जो सिलेबस है उसमें 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें टोटल 5 टॉपिक से पूछा जाता है क्वेश्चन। एक तो हो गया कि जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन रहेगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री मिक्स रहेगा, उसमें से 15 क्वेश्चन। फिर उसके बाद तीसरा है बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन, उससे 10 क्वेश्चन। और फिर बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, उससे 10 क्वेश्चन। तो अभी जो एक सीरीज स्टार्ट करेंगे इसमें सिर्फ इसी का बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल से ही करेंगे। 4 चैप्टर है इसमें टोटल। पहला चैप्टर है बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट, दूसरा है एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटजीज, तीसरा है वेस्ट मैनेजमेंट और चौथा है ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन एंड ओजोन डिप्लीशन। तो इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 4 चैप्टर है, चारों से लगभग 50-50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और चारों चैप्टर बहुत ही आसान है। एमसीक्यूज़ जो मैं करते जाऊँगा उसको ध्यान से देखिएगा एक बार 2 बार, तो इससे आपका लगभग कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल से। और पाँचवा टॉपिक होता है टेक्निकल एबिलिटी, जिससे कि 100 क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी जितने भी टॉपिक्स हैं, कंप्यूटर का भी करेंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का भी करेंगे, जनरल अवेयरनेस का तो हो ही बहुत सारा बना के ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आप उन सारे वीडियोज़ को एक बार 2 बार देखिए, स्पीड बढ़ा के रिवीजन हो जाएगा। और टेक्निकल एबिलिटीज़ का भी जितना भी इलेक्ट्रिकल का, पहले स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल का करूँगा। इलेक्ट्रिकल का जितना भी चैप्टर है, सारे चैप्टर्स का कुछ कुछ मतलब 50 से 100 क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ करेंगे, वो सारे डिस्कस करेंगे। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, मतलब उससे मतलब डायरेक्ट ऐसे ही हो सकता है कि मिल जाए एग्जाम्स में एमसीक्यूज़। और प्रीवियस ईयर भी कर लेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आसानी से वो नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी कुछ डालूंगा वीडियो बना के। तो अभी शुरू करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, उसी का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले डिफाइन करते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट होता क्या है? तो इन्वायरमेंट मतलब हुआ कि हवा जो हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, पानी जो हम लोग के अराउंड है, नदी है, समुद्र है, तालाब है, पोखर है, फिर उसके बाद जो भी प्लांट्स और एनिमल हमारे सराउंडिंग में हैं, तो ये सारे मिल के इन्वायरमेंट को बनाते हैं। इसका डेफिनेशन अगर बोला जाए तो एवरीथिंग डेट सराउंड्स और अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नॉन एज इन्वायरमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं एम सी क्यूज इसका। पहला क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट इज द डैश सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अभी डेफिनेशन से हिसाब पता चलता है कि मतलब इन्वायरमेंट क्या क्या चीज़ से होता है। मतलब तो कोई भी प्लेस, पीपल या फिर थिंग, तीनों मिलके जो कि हमारे सराउंडिंग में है, वो सारे इन्वायरमेंट कहलाएंगे। तो इसका आंसर हो गया डी। दूसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इन्वायरमेंट। दिए गए ऑप्शंस में बताने की कौन सा एक इन्वायरमेंट का फीचर्स नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, इन्वायरमेंट इज़ द सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड ए बायोटिक। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि बायोटिक किसको बोलते हैं और ए बायोटिक किसको बोलते हैं। तो वैसा जो भी लिविंग थिंग्स है, उसको बायोटिक बोलते हैं, और जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसको ए बायोटिक बोलते हैं। तो इन्वायरमेंट में दोनों चीज़ आता है, तो ये तो सही है पहला ऑप्शन। फिर दूसरा है, इन्वायरमेंट इज बेस्ड ऑन द इंट्रैक्टिव रिलेशन बिटवीन इट्स कंपोनेंट। तो ये भी सही है। तीसरा है, इन्वायरमेंट डज नॉट जनरेट इट्स ऑर्गेनिक मैटर एंड डिपेंड्स ऑन अदर इन्वायरमेंट फॉर दिस मैटर। तो यही आंसर सही होगा इसका कि ये फीचर्स नहीं है इन्वायरमेंट का। बाकी जो चौथा ऑप्शन है, द वर्किंग ऑफ इन्वायरमेंट इज गवर्न बाय द फ्लो ऑफ एनर्जी। तो ये भी सही है, ये भी फीचर है इन्वायरमेंट का। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इंक्लूड्स ओनली बायोटिक ए बायोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो ए बायोटिक किसको बोले थे? जो भी नॉन लिविंग थिंग होगा उसको ए बायोटिक। तो दिए गए ऑप्शंस में देखिए, विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड सॉइल मटेरियल, ये सारे मतलब ए बायोटिक इन्वायरमेंटल का एक फैक्टर है। बाकी फूड, टेम्परेचर, विंड, डिकम्पोजर, ये सब बायोटिक में आएंगे। ऑक्सीजन, लाइट, प्रीडेटर्स, फूड, प्रीडेटर्स, कंपेटिटर्स, ये सारे बायोटिक का इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, जिसमें कि ऑप्शंस दिए गए हैं, विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड सॉइल मिनरल्स। अब चौथा क्वेश्चन है, एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट आर। जो इन्वायरमेंट का एलिमेंट होता है वो क्या क्या चीज़ से, मतलब इन्वायरमेंट का जो एलिमेंट है वो क्या क्या चीज़ होते हैं।
तो इसका मोस्टली जो होता है लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर का मतलब क्या हुआ? लिथोस्फेयर का मतलब हुआ कि अर्थ पे जो भी वो लैंड वाला जगह है जहाँ पे कि मतलब इंसान रहता है या जानवर रहते हैं, उसको बोला जाता है लिथोस्फेयर। मतलब पानी वाला जगह नहीं, मतलब सूखा जगह, उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। दूसरा हो गया एटमॉस्फेयर, जो कि अर्थ से ऊपर का पार्ट जो होता है, जिसमें कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर ये सब आते हैं, ये हो गया एटमॉस्फेयर। तीसरा हो गया हाइड्रोस्फेयर, जो कि जिसमें कि नदी, समुद्र ये सब आएंगे हाइड्रोस्फेयर में। और बायोस्फेयर हो गया कि मतलब कि एक कंपोजिशन जहाँ की कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे पाया जाता है वो बायोस्फेयर कहलाता है। तो ये आंसर हो गया। इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट का एलिमेंट्स क्या क्या होगा? तो लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर। अगला क्वेश्चन है, लैंड, वाटर, एयर, ईटीसी कंप्राइज द डैश इन्वायरमेंट। तो इसमें बताना है कि जो लैंड, वाटर और एयर है ये किस तरह के इन्वायरमेंट को मतलब बताता है। तो ये हो गया ये सारे नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है, नेचुरल। ये इसको मतलब कि लैंड, वाटर और एयर जो है ये सब एक नेचुरल इन्वायरमेंट है, मतलब ये ह्यूमन के द्वारा बनाया गया नहीं है या फिर कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये क्या है? ये सारे नेचुरल। अगला क्वेश्चन है, बायोस्फेयर इज। तो बायोस्फेयर किसको बोलते हैं? तो बायोस्फेयर का मतलब हो गया कि सरफेस का कोई ऐसा रीजन या फिर एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ जो कि ऑक्यूपाई करता है, ऑक्यूपाइड है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसको बोलते हैं बायोस्फेयर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। दिए गए ऑप्शंस में बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल है बायोटिक कंपोनेंट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। तो बायोटिक मतलब क्या हो गया? लिविंग। तो इसमें 4 ऑप्शंस में दिए गए हैं, जो कि इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा लिविंग है। तो वाटर, विंड और फायर ये तो नहीं है, प्लांट लिविंग होता है, तो ये हो गया बायोटिक। अब अगला क्वेश्चन है ए बायोटिक। तो ए बायोटिक बताना इसमें कौन सा है? तो ए बायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग, तो ये हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग conceptual spheres of environment is having the least storage capacity for matter। जो इसमें बताना है कि जो इन्वायरमेंट का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें कि सबसे कम मतलब कैपेसिटी है मैटर का। मैटर मतलब कि वस्तु, मतलब तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर एटमॉस्फेयर हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो बहुत कम होता है। बाकी तो जितना भी है मतलब कि मैटर्स वो सारे तो लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर यही सब जगह पे होता है, मतलब धरती के ऊपर। और ये सब तो एटमॉस्फेयर हो गया धरती के ऊपर का पार्ट, तो यहाँ पे तो सबसे कम स्टोरेज होता है मैटर का। अब है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्चुअल कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट आर इफेक्टिव ट्रांसपोर्टर्स ऑफ मैटर। तो इसमें बताना कि कौन सा कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का जो कि इफेक्टिव ट्रांसपोर्टर ऑफ मैटर है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। 11वां नंबर क्वेश्चन, द ऑर्गेनिज्म विच डायरेक्टली फीड ऑन प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड। मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मतलब कि शाकाहारी, ठीक है। जैसे कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि मतलब प्रोड्यूसर मतलब क्या हो गया? प्रोड्यूसर मतलब कि जो उपजता है धरती पे, मतलब कि कोई भी पेड़ पौधे फल वगैरह ये सबको डायरेक्टली जो कंज्यूम करता है उसको क्या बोला जाता है? तो ये हर्बीवोर होता है। जैसे कि गाय, बकरी, घोड़ा, ये सब सारे जो हो गया ये हर्बीवोर कैटेगरी में आता है। कार्निवोरस मतलब होता है मांसाहारी, और एक होता है ओमनीवोरस जो कि मतलब ये हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों का मिक्स होता है, मतलब कि वो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी दोनों खाना खाता है, जैसे कि इंसान लोग। अब हो गया अगला क्वेश्चन, द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम वो क्या होता है? तो वो होता है क्लोरोफिल कंटेनिंग ट्रीज एंड प्लांट। क्लोरोफिल कंटेनिंग ट्रीज एंड प्लांट, ये हो गया प्राइमरी प्रोड्यूसर। अगला क्वेश्चन है, द इन्वायरमेंट विच हैज बीन मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड। इन्वायरमेंट मतलब जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा मॉडिफाई किया गया उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट। एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट मतलब वैसा इन्वायरमेंट जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा मॉडिफाई किया गया है, तो उसको बोला जाता है एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट। अब अगला क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज़। जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन होता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑप्शन पढ़ते जाते हैं, खुद ही डिसाइड हो जाएगा कि क्या होगा इसका आंसर। तो पहला तो है कि टू रेज कॉन्शियसनेस अबाउट इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो ये तो सही लग रहा है, मतलब कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन में एक तरह का कॉन्शियसनेस
मतलब रेज किया जाता है कि इन्वायरमेंट के प्रति, तो वो हो गया। दूसरा हो गया टू टीच इन्वायरमेंटली अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन से एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर पैदा होता है इंसानों में, ये हो गया। ये भी सही लग रहा है। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है टू क्रिएट एन इन्वायरमेंटल एथिक्स दैट फॉस्टर अवेयरनेस अबाउट इकोलॉजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ इकोलॉजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, सोशल एंड पॉलिटिकल। ये ऑप्शन भी सही लग रहा है। इसका मतलब कि ये तीनों ऑप्शन सही थे, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन सा एक एक्टिविटी है जो कि ह्यूमन के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो इसमें पहला है डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ये तो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा होता है, मतलब अगर ज़्यादा पानी बर्बाद किए तो जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो घटते जाएगा धीरे धीरे। दूसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनग्रूव्स एंड वेटलैंड, तो ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ही है। तीसरा है इंक्रीज्ड एक्सटिंक्शन रेट ऑफ स्पेसीज, मतलब बहुत ऐसे स्पेसीज जो कि ख़त्म होते जा रहे हैं, तो ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ही हुआ है। तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। अगला है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज। प्राइमरी प्रोड्यूसर को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। अगला क्वेश्चन है रॉक्स एंड सॉइल्स आर द पार्ट ऑफ। जो रॉक्स और सॉइल होता है ये किस चीज़ का पार्ट होता है? तो ये पार्ट होता है लिथोस्फेयर का। किस चीज़ का? लिथोस्फेयर का। अगला है हाउ मच परसेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कितना जो परसेंट वाटर ऐसा है जो कि ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन के लिए अवेलेबल है। तो ये लेस देन 1% है, मतलब कि धरती पे जैसे कि मतलब तीन तीन चौथाई से, जैसे कि धरती पे 3/4 से ज़्यादा पानी है, तो उस 3/4 में से मात्र 1% से भी कम जो है वो ह्यूमन के लिए है, बाकी वो मतलब ह्यूमन के लिए यूज़ में नहीं है, क्योंकि समुद्री पानी जो होता है वो सॉल्टी होता है। अगला है एयर इज कंपोस्ट ऑफ %% ऑफ ऑक्सीजन। जो एयर है हमारे एटमॉस्फेयर में उसमें से कितना परसेंट ऑक्सीजन है? तो उसमें है 20.95%। 20.95%। अगला क्वेश्चन अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए जोन ऑफ एटमॉस्फेयर। दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन सा एक एटमॉस्फेयर का जोन नहीं है। तो एटमॉस्फेयर जो होता है ये, जैसे कि इसमें होता है सबसे निचला पार्ट होता है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके बाद होता है मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो ये सारे होते हैं। इसमें बायोस्फेयर जो है, ये बायोस्फेयर एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं है। बायोस्फेयर का मतलब हुआ कि धरती पे ऐसा जगह जहाँ पे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग थिंग रहते हैं, उसी को बोला जाता है बायोस्फेयर। अगला है द अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फेयर। जो ट्रोपोस्फेयर का अपर लिमिट होता है उसको बोला जाता है ट्रोपोपाउस। ट्रोपोपाउस क्या बोला जाता है? ट्रोपोपाउस। अब है एरिया ऑफ एटमॉस्फेयर डेट लाइज बिटवीन 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर इज कॉल्ड। जो एटमॉस्फेयर का होता है मतलब धरती से 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच का एरिया, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मीसोस्फेयर। क्या बोला जाता है? मीसोस्फेयर। मतलब ये तीसरा लेयर हो गया। पहला होता है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा होता है मीसोस्फेयर। तो मीसोस्फेयर जो होता है ये 50 टू 80 किलोमीटर के बीच लाई करता है। विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर रिफ्लेक्ट रेडियो वेव बैक टू अर्थ सरफेस। जो होता है एटमोसफेयर का कौन सा लेयर है जो कि रेडियो वेव्स को मतलब रिटर्न कर देता है अर्थ सरफेस पे? तो ये होता है आइनोस्फेयर। कौन सा होता है? आइनोस्फेयर। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी कंज्यूमर्स डेट फीड ऑन प्लांट आर नॉन एज। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि डिपेंड होता है डायरेक्टली प्लांट पे, वो क्या होता है? तो वो होता है हर्बीवोर्स, मतलब कि शाकाहारी होता है वो सब। अब अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर्स। दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन सा एग्जाम्पल्स है डिकम्पोजर्स का। डिकम्पोजर्स मतलब कि जो कोई भी माइक्रो मतलब कुछ वैसा कोई भी पार्ट को जिसको कि सड़ाने का, गलाने का या तोड़ने का काम करता है, उसको बोला जाता है डिकम्पोजर्स। तो ये इसमें दिए गए ऑप्शंस में इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया और फंगी। बैक्टीरिया और फंगी ये सब डिकम्पोजर्स हैं। एमॉन्ग द फॉलोइंग डैश विच इज स्लैश आर एग्जाम्पल्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट्स। दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन सा जो है ए बायोटिक कंपोनेंट है नेचुरल इन्वायरमेंट का। तो ए बायोटिक मतलब क्या हो गया? ए बायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसमें प्रेसिपिटेशन, लाइट और टेम्परेचर ये सारे हो जाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कैन हेल्प इन। जो इन्वायरमेंटल स्टडी होता है वो किस तरह का हेल्प करता है? तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला पढ़ते हैं इस्टेब्लिशिंग ए फेवरेबल रिलेशन बिटवीन पॉल्यूशन एंड रिसोर्स। तो ये तो सही लग रहा है।
कि जो इन्वायरमेंटल स्टडी से क्या होता है कि वो एक फेवरेबल रिलेशन बन जाता है पोल्यूशन और रिसोर्स के बीच किस तरह से इस्टेब्लिश करना है, ये सब समझ में आने लगता है। दूसरा है अचीविंग ऑफ गोल्स ऑफ सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी सही है। तीसरा है मिनिमाइजिंग द निगेटिव इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट, तो ये भी सही है, इसका तीनों आंसर सही हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरिया ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन सा जो है इन्वायरमेंटल मतलब एरिया है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। तो मतलब पहला है ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये भी है। दूसरा है डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी है। तीसरा है रिसोर्स यूटिलाइजेशन, तो ये भी है। तीनों जो है एक इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का एक एरिया है। द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर इज, जो मतलब एटमॉस्फेयर का जो लोएस्ट लेयर होता है जो कि अर्थ सरफेस से सटा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। उससे ऊपर का जो होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं मीसोस्फेयर। चौथा जो होता है उसको बोलते हैं थर्मोस्फेयर। उसके ऊपर होता है उसके बाद होता है आइनोस्फेयर। अगला है हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मतलब कि जो सूखा जगह है, धरती का जो सूखा पार्ट है जिसपे कि इंसान लोग रहते हैं, वो पूछ रहा है कि कितना परसेंट है। ये है 29%। कितना है? 29%। बाकी जो है 71% ये मतलब अर्थ ये वाटर से कवर है। परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर बाय इट्स वॉल्यूम, मतलब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है बाय इट्स वॉल्यूम, तो ये है टोटल 0.036%। 0.036%। अब अगला क्वेश्चन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द डिकम्पोजर्स इज कॉल्ड, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है डिकम्पोजर्स के लिए उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक। और अगला और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वेराइटीज़ ऑफ स्पेसिस। दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन सा एक स्पेसीज है जिसका कि सबसे ज़्यादा वेराइटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है उसके पास सबसे ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ स्पेसीज होता है उसके अंदर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। तो इतना ही था इस वीडियो में। ये पहला चैप्टर था बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट। अभी आगे 3 और चैप्टर हैं, उस तीनों चैप्टर्स का भी एमसीक्यूज करेंगे। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।